हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं यूजीसी नेट कॉमर्स वाणिज्य का जो टेस्ट हुआ था उसके डिस्कशन, उसके सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। हमारे जो बैचेस हैं यूजीसी नेट के लिए, गेट के लिए, सीएसआईआर के लिए, नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होने वाला है। अभी हमारे एग्जाम में करीब 45 डेज है। हम लोग 40 डे का एक मतलब क्रैश कोर्स निकालने वाले हैं, तो आप उन्हें जरूर ज्वाइन करें। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या है? फिस्कल पॉलिसी इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो जो राजकोषीय नीति है ये कौन बनाता है? तो हमने देखा था जो नीतियां हैं दो तरह की होती हैं। एक राजकोषीय नीति होती है, फिस्कल पॉलिसी। सेकंड इज मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जिसे हिंदी में बोलते हैं। ये जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, हमारी सरकार। जबकि ये कौन बनाता है? आरबीआई। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर क्या हो गया? दूसरा। नाउ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसीज आर, इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या है आपके? टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स, सीआरआर, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका टैक्स एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज आर। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, कौन डिजाइन करता है? आरबीआई। इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट? तो आरबीआई टैक्स तो जो रेट्स है उनको घटाती है। क्या रेट हो सकता है? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, बैंक रेट। ये 2 भी सही है और आपका 3 भी सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। ठीक है, तो तीसरा का हमारा चौथा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज आस्किंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ देयर मैनिफेस्टेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जो क्वेश्चन है लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस से रिलेटेड है। ठीक है, व्यवसाय के कानूनी पहलू। तो आप देखिए, इसमें एक चीज आप जानते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत होती है ऑफर से, ये आपको पता है। ऑफर व्हेन को जब एक्सेप्ट करते हैं, कंसिडरेशन बनता है, एग्रीमेंट बनता है, एग्रीमेंट को लीगल रूप देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ही आप कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर सकते हैं। तो एक चीज पक्का है, ए पहला आएगा और आपका सी जो है ना ये सबसे आखिरी में आएगा। ठीक है, तो अब जरा देखें तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें ए पहला हो और सी आखिरी में हो? ए डी, ये नहीं हो सकता। ए सी, यस। डी सी, नहीं। बी डी, नहीं। तो आप देख रहे हैं ना, हमें सिर्फ दो चीजें पता होनी चाहिए, पहला और आखिरी, और बाकी के अपने आप निकल कर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ए ऑफर, ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड। ठीक है, सेकेंड वाला बी ऑप्शन। उसके बाद बीच के कुछ ऑप्शंस मिस हैं, अदरवाइज ये पूरा हम लोग डिटेल यहाँ पे नहीं दिया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उसका ब्रीच हो सकता है। तो आवर ऑप्शन नंबर इज ऑप्शन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। ए क्लेम फॉर क्वांटम मेरिट कैन नॉट सक्सीड। क्वांटम मेरिट क्या होता है? अगर सीधे सीधे शब्दों में बोले तो आपने जितना काम किया है उसका पैसा मिलना चाहिए। भले वो काम, मान लीजिए कोई एक पूरा काम करने का आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, लेकिन इस काम का आपने इतना हिस्सा ही किया है, तो इतने का आपको पेमेंट होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कंडीशन है। मान लीजिए कोई एक चित्रकार है, ठीक है, एक आर्टिस्ट है, उससे एक पिक्चर बनानी थी। ठीक है, अभी क्या है, वो आधा पिक्चर बना के बोले कि चलिए हमने आधा पिक्चर तो आपका बना दिया, 1 लाख रुपए में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 50,000 दे दें आप, बाकी काम तो मैं नहीं करने वाला। तो क्या आप उसे देंगे? क्या लीगली ये सपोर्टेड है? नहीं। क्वांटम मेरिट तब लागू होता है जब उस काम को टुकड़े में बांटा जा सके, और अगर आप इस काम को करके, ये जो एक छोटा सा हिस्सा है, इसे करके आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दें, छोड़ दें बीच में, तो ये काम दूसरे लोग कर पाए। मतलब ये डिविजिबल हो डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स। तो ये कैन नॉट सक्सीड, इसमें यही पूछा जा रहा है क्वांटम मेरिट सक्सीड कब नहीं होगा, आप उसे किए गए काम का पैसा क्यों नहीं देंगे? व्हेन अ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट इज पार्टली परफॉर्म।
तो ये तो डिविजिबल है, इसमें तो आप उसका पैसा दे देंगे जैसा बताया। व्हेन एन इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए लंप सम इज पार्टली परफॉर्म, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि वो इनडिविजिबल है। जैसे ये पेंटिंग, ये पर्सनल परफॉर्मेंस वाली बात है, कोई दूसरा आदमी उस पेंटिंग को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन का काम होता, आपने दीवार खड़ी कर दी, छत नहीं लगाया है, चलिए बाकी लोग आके कर लेंगे, उसका पैसा तो आप पे कर देंगे। लेकिन सेकंड वाला जो है, ये हमारा नहीं हो सकता, तो ये हमारा सही आंसर रहेगा। बाकी भी पढ़ लें आप। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट डिस्कवर्ड टू बी अनइंफोर्सिबल ड्यू टू सम टेक्निकल एरर, ये तो फिर टेक्निकल एरर की बात हो रही है, इसमें पैसा तो देना पड़ेगा आपको जितना भी है। इन द case of breach of contract, the aggrieved party can claim reasonable compensation for what he has done under the contract। तो ये सब सही है, आपका 3 भी सही है, 4 भी सही है, बट क्वांटम मेरियट सेकंड वाले केस में सक्सेड नहीं हो सकता। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू प्राइमरी कैपिटल मार्केट। तो प्राइमरी कैपिटल मार्केट में कौन कौन सा हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आईपीओ, ठीक है, फिर हो जाएगा लॉन्ग टर्म लोन्स, फिर आपका हो जाएगा वेंचर कैपिटल। प्राइमरी कैपिटल मार्केट, इससे पैसा पूंजी जनरेट होता है। सेकेंडरी मार्केट में आप उन्हीं चीजों को खरीद बिक्री करते हैं। यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी एंड सी। ए बी एंड सी किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, कि क्या बोलता है, अरेंज द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टैकल द नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एनपीए के बारे में पूछा जा रहा है, और ये भी बोला जा रहा है 21 ऑर्डर में आया था, ठीक है। तो आपको एक चीज आइडिया होगा इसमें, अगेन जो हमारा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है, ठीक है, उसको आप करेंगे। तो आप देखिए, जो सरफेसी एक्ट है ना इतना में, ये सबसे आखिरी में आया था बैंकों को एम्पावर करने के लिए, तो ये सबसे आखिरी में होगा। तो अगर आपने थोड़ा भी पहले से पढ़ के रखा है इसमें, तो आप आसानी से जो आंसर है उसको कर पाएंगे। अब देखते हैं, पहले आया था डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी। सेकंड में आया था आपका डी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फिर आया था आपका ए, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। फिर आया था बी वाला ऑप्शन, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट। एंड देन फाइनली आया था सरफेसी एक्ट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक लोन जो है एनपीए कब बन जाता है। इंटरेस्ट एंड और लोन सेटलमेंट्स ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज। सही है, 90 डेज से ज्यादा आप ओवरड्यू रखेंगे, एनपीए बन जाएगा। अकाउंट इज आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, ये भी सही है, ठीक है। बिल रिमेन ओवरड्यू फॉर मोर देन 90 डेज, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब किसमें आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव। 8 का ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज आस्किंग अबाउट बेसल। तो हम जानते हैं बेसल नॉर्म्स, बेसल 1, बेसल 2। तो इनिशियली इट वाज नेम्ड एज कमिटी ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एंड सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस, सीबीआरएस। क्या ये सही है, आपसे नॉट ट्रू पूछा जा रहा है यहाँ पे, गलत वाला ढूंढिए आप। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में आपको गलत वाला पूछा जा रहा है। नाउ तो पहला तो सही है। नाउ दूसरा क्या बोलता है, बेसल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ 15 कंट्रीज। ये 15 नहीं है, ये गलत है, यहाँ पे 10 होनी चाहिए, ठीक है ना। उन्होंने एक मीटिंग की थी, उसके बाद ये बेसल नॉर्म्स आया था। और आप जानते हैं हस्टेड जो हमारा इवेंट हुआ था उसके बाद ही आया था, ठीक है, इसलिए हस्टेड ट्रस्ट के नाम से भी ये फेमस है। नाउ बेसल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द एंड ऑफ 1974, ये सही है, बिल्कुल सही है। डिस्टर्बेंस इन द इंटरनेशनल करेंसी और बैंकिंग मार्केट वेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब देखिएगा ये नॉर्म्स जो है, बेसल 1, बेसल 2, जब जब आए हैं इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हैं। 2006 में जो हमारा एक क्राइसिस आया था, ठीक है, लेमन ब्रदर्स वाला, उसके चलते बेसल 2 के नॉर्म्स आए थे, ठीक है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, नॉट ट्रू के अबाउट से। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा गलत है, और गलत ही पूछा जा रहा है। देखिएगा, ध्यान एग्जाम में ध्यान रखिएगा, ये नॉट दिखता नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which one of the following statement is true about under the Basel 1 Accord? BCBS fixed the minimum requirement of capital fund। इसमें पूछा जा रहा है बेसल 1 में क्या रखा गया था, इसमें से 8% ऑफ द टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स, 9%, 10%, 1000 crores।
इसमें रखा गया था 10%, ठीक है, बेसल वन में। इंडिया में ये 9% है, लेकिन आपसे पूछा गया है बीसीबीएस ने क्या रखा था, तो आप ये 9% में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर वन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड का इसमें पार्ट स्पॉन्सर होता है, ठीक है, कस्टडियन होता है, ट्रस्टी भी होता है, डिपॉजिटरी नहीं होता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। इफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज अ सिप, इज द सिप, द मैरिज इंश्योरेंस कॉल्ड, इसको आप क्या बोलते हैं, हल इंश्योरेंस। याद रखिएगा, याद करने वाली चीज है। The act of throwing on board cargo and other things from the ship to safeguard it from total loss at time of perils is called। जैसे समुद्र के बीचों बीच जहाज है, कार्गो, ठीक है, और क्या है, भयंकर तूफान आ गया। अब क्या है, अब आपको ऐसा लग रहा है शिप तो भारी है, इसमें कार्गो भरा हुआ है। अब कैप्टन को ऐसा लगता है कि अगर शिप को थोड़ा हल्का नहीं किया गया तो शिप डूब जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सामान है उसको वो पानी में फेंकना शुरू कर देगा, जब तक कि वो खतरा कम नहीं हो जाता, टल नहीं जाता। उस प्रोसेस को फेंकने वाली जो इवेंट है उसको एक नाम से बोला जाता है, जेटिज्म, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेटिजनिंग जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बीच समुद्र में जहाज है, भयंकर तूफान आता है तो लोग वो सामान जो है यहाँ से फेंकना शुरू कर देते हैं, जेटिज्म, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूटीज ऑफ बेलर इंक्लूड। ये आपका अगेन लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस है। तो बेलर की ड्यूटी क्या क्या है 14 वाले में, तो आप देखिए, बेलर की ड्यूटी है टेक केयर ऑफ गुड्स, नहीं नहीं, ये तो बेरी की ड्यूटी हो जाएगी। बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, यस, ये बेलर की ड्यूटी है। सपोज हरीश ने सुरेश की मोटरसाइकिल उधार ले ली एक दिन के लिए, कि चलो अपनी गाड़ी दे दो, मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो इसमें बेलर कौन होगा, जो गाड़ी दे रहा है। गाड़ी कौन दे रहा है, बेलर, बेलर हो गया सुरेश। हरीश क्या हो गया, बेली। तो सामान का ख्याल किसको रखना है, बेली को, इसलिए पहला वाला नहीं होगा, यहाँ बेलर की ड्यूटी पूछी जा रही है। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है बी वाला, ये बोलता है बियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए गाड़ी रास्ते में पंचर हो जाए, ठीक है, तो इसका खर्च जो है हरीश को ही बियर करना पड़ेगा। लेकिन कोई इसके इंजन में मेजर फॉल्ट हो जाए जिसमें हरीश को 10,000 रुपये लग गए, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है। वो रास्ते में गाड़ी को छोड़ नहीं सकता था, किसी ऐसे जगह था, तो उसने 10,000 रुपये खर्च किए और इंजन को ठीक करवाया। तो ये जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ये सुरेश को बियर करना पड़ेगा, बेलर को, ठीक है। छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो हरीश बियर कर लेगा। तो बी सही है हमारा। रिटर्न एक्रीशियन टू द गुड्स, तो गाड़ी के केस में तो एक्रीशियन नहीं हो सकता, लेकिन सपोज आपने गाय दिया था और गाय ने बछड़ा दिया, तो बछड़ा भी साथ में आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो बियर एक्रेशन ऑफ गुड्स क्या हमारा सही ऑप्शन है, नहीं, यहाँ पे तो सही नहीं है। इंडेमनीफाई द बेली, ठीक है, ये बेली है, ठीक है, ये भी सही है, क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, उससे रिलेटेड है। और डिस्क्लोज नोन फॉल्ट्स, आपको पहले ही बता देना है सुरेश को यहाँ पे कि देखो गाड़ी के इंजन में ना कुछ मेजर फॉल्ट हो सकता है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी, डी और ई। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 43, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ऐसा मिलता जुलता। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये डिलीवरी से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कि सिंबॉलिक डिलीवरी क्या है। सिंबॉलिक डिलीवरी एक एक्चुअल डिलीवरी होती है, जैसे दुकान वाला जो है आपके सामान आपके घर पे दे के जा रहा है, ये एक्चुअल डिलीवरी है। अमेजन वाला, फ्लिपकार्ट वाला आपके घर आके सामान दे के जाता है। लेकिन कोई अगर सिर्फ सामान का स्लिप दे दे और सामान आपका हो जाए, सामान अभी कहीं और पड़ा हुआ है, इसे सिंबॉलिक डिलीवरी बोलते हैं। तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंबॉलिक डिलीवरी फिजिकल हैंडलिंग ओवर द पोजीशन ऑफ गुड्स बाय द सेलर टू द बायर, ये तो नहीं होगा। सेलर हैंड्स ओवर द की टू द बायर द कीज ऑफ द गोडाउन वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड, ये आपका सही है, ठीक है। क्या उसने हैंड ओवर किया, चाबी,
तीसरा क्या है, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, ये भी नहीं सही होगा यहाँ पे सिंबॉलिक में, एक्नॉलेजमेंट थर्ड पार्टी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 15 का बी, ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्या बोला जा रहा है, एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड नेगोशिएबल एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 if it process which of the following, if it possesses, spelling mistake है, ठीक है ना, which of the following characteristic can be transfer into them, ये सही है, having minimum locking period, ऐसा नहीं है, freely transfer होगी, ये भी सही है, holder cannot sue his name, सॉरी, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 का आंसर हो जाएगा हमारा, इतना ही देखने से आपको आंसर मिल जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए आपका सही है, सी सही है। अब देखिए ए और सी दो आपको यूनिक ऑप्शन मिल रहे हैं, अगर आपको आगे डाउट भी है तो आपने सही आंसर कर लेना है, ठीक है। ई भी हमारा सही है, डी जो हमारा नहीं हो सकता, इसलिए आप देखते होंगे कि क्वेश्चंस में एक दो ऑप्शन भी पता है तो मैक्सिमम टाइम जो है ना क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 इन इंडिया, तो इसमें क्या है, आपका आंसर क्या होना चाहिए 17 का, इनकरेज कंपटीशन, यहाँ पूछा है नॉट, आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन को इनकरेज करना बिल्कुल सही, प्रिवेंट एब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, ये क्या है आपका, ये सही है क्या, नहीं ये नहीं, ये होता है, प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट अराइजिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो देखिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है ना आईपी, इसको इससे दूर रखा गया है, ये इसमें नहीं फॉल करते हैं, किसी साइंटिस्ट ने कोई डिस्कवरी की और उसका पेटेंट ले लिया, किसी आर्टिस्ट ने गाना गाया, उसका कॉपीराइट, उसका उस पर कॉपीराइट है, तो वो सब इससे फ्री है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन, ये भी सही है, तो ये हमारा नॉट में जो है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स arising arising out of intellectual property. Now क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं, द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर ए लाइफ टाइम इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, आपको भारत में एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है आपका, 100 करोड़, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इक्वल टू 2, आप जानते हैं इसे, 5/36, क्या बोला जा रहा है, दो डाइस को आपने थ्रो किया है, सम 8 है, फॉर्मूला क्या था, ये हमने काफी डिस्कस कर चुका है, P इक्वल टू एन अपॉन एन एस, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, दो डाई को थ्रो करेंगे तो 6 इंटू 6 36 हो जाएंगे। नाउ सम कितना दिखना चाहिए, 8, 8 कब दिखेगा, पहले वाले में 2 आए, दूसरे वाले में 6, इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है, पहले वाले में 6 दूसरे वाले में 2, इसमें 3 इसमें 5, इसमें 5 इसमें 3, और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, हाँ एक और पॉसिबिलिटी है 4 4, दोनों में 4 4 आए, तो टोटल कितने हो गए, यानी की वैल्यू 5, आपका आंसर हो गया 5/36। क्वेश्चन नंबर 20 पूछता है इसमें, इन कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू ए के टू द पावर ए एल टू द पावर पी, इसमें इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कब होता है, ये तब होता है, देखिए कभी कभी ना आपको ये ऐसा भी दिया जाएगा, एल का पावर के का पावर अल्फा, एल का पावर बीटा, यहाँ आप जानते हैं के क्या है हमारा कैपिटल है, एल क्या है लेबर है, तो जब इस केस में ए और बी इनको ऐड करने के बाद ये एक से ज्यादा है, वो कंडीशन है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का, एक के बराबर आ जाए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, एक से कम आ जाए डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल, ठीक है ना, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, पैमाने के स्थिर प्रतिफल, पैमाने के घटते प्रतिफल, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल पूछा है, तो 20 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट, ठीक है, ए प्लस बी ग्रेटर देन 1। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में, 21 क्या बोलता है हमारा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज बिकॉज एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेस इट कॉजेस, अब देखिए आप इससे आंसर से मिलाएंगे, ठीक है, तो अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन बोलता है मोर डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन, ठीक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे जैसे डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन होगा
वो चीज उन लोगों को उस चीज में स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी और वो जल्दी जल्दी अपना काम कर पाएंगे। ठीक है। बी बोलता है प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ मशीनरी, ये भी सही है। नाउ लोअर प्रोक्योरमेंट एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये भी आपका सही है। तो आप देखिए ए बी सी मिल गया, लेकिन बाई चांस इसमें ए बी सी तीसरे में भी है और चौथे में भी है, तो अब आपको फाइनली इनमें दोनों में चेक करना है। ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही रिजेक्ट हो गए। मोर डिफिकल्टी इन मैनेजिंग फॉर्म एफिशिएंटली, ठीक है, और मोर इकोनॉमिक इन एडवर्टाइजिंग, तो ये नहीं होगा, यहाँ तो डिफिकल्टी आ रहा है। ई, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट। 21 का 4। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। विच ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन इज ए लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन। तो आप जानते हैं लॉन्ग टर्म में आपका कॉब डगलस है, कॉब डगलस यही है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, ये क्या पूछता है, द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज, पूरक आइटम्स में। तो जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगी, पेन, इंक, कार, पेट्रोल। तो अगर इंक की कीमत बढ़ेगी तो पेन की बिक्री जो है ना घट जाएगी। पेट्रोल बहुत ही महंगा हो जाए, कार की बिक्री घट जाएगी। इनके बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको, नेगेटिव। तो 23 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। हाँ 24 आते हैं। 24 क्या बोला जा रहा है, अब देखिए 24 थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये पार्टनरशिप से है, बोला है एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है। Z is admitted with 1/3 of profit sharing. What will be the new profit sharing ratio? Ratio of X, Y and Z. ठीक है। X और Y फॉर्म में पार्टनर थे, उनका जो शेयर था वो 2:1 का था। Z एक नया पार्टनर आया है और आपने पहले ही बता दिया है Z को आप शेयर कितना दे रहे हैं, 1/3। तो देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ये सब समझने वाली चीजें हैं, आप इसे रट नहीं सकते। जो आप ये मान के चलेंगे टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना होगा, 1, आप ये जानते हैं। 1 में से Z कितना ले जाएगा, 1/3, तो बचेगा कितना, 3 मतलब 1, 2/3, इतना बच गया। Z का ऑलरेडी गिवन है। अब ये जो बचा है टोटल में से, इसी में तो एक्स और वाई लेंगे 2:1 में से, 2:1 के रेशियो में। एक्स को क्या मिलेगा, जो बचा हुआ है उसका, बचा हुआ क्या है, 2/3। 2/3 का कितना, 2/3, क्योंकि यहां भी है एक्स का रेशियो, एक्स 2:1 है, 2/3, मतलब ये हो जाएगा 4/9। उसी तरह अगर हम y की बात करें तो y को कितना मिलने जा रहा है, y को मिलने जा रहा है, बचा कितना है, 2/3। और 2/3 का कितना मिलेगा उसे, क्योंकि रेशियो 2:1, उसको मिलेगा 1/3। ठीक है ना, इसे मिलेगा 2/9। अब देखिए आप क्योंकि यहाँ तीनों दिया हुआ है एक्स वाई जेड, तो आप कैसे करेंगे, इसे लिखिए। एक्स को कितना मिला, एक्स को मिला आपका 4/9, वाई को कितना मिला, 2/9, और जेड को कितना मिला है, तो शुरू में ही दिया हुआ 1/3। आपका आंसर कोई मैच नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, रेशियो निकालेंगे। 993 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 3 9 9, ठीक है। 9 1 9, 4 9 1 9, 2 3 3 9, 3 1 3, हो जाएगा 4:2:3। कोई ऑप्शन है 4:2:3, ये हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। ठीक है ना, 4:2। इसमें आपको ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ऑलरेडी एक्स और वाई का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 2:1, जेड का भी रेशियो दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले आपको ये निकाल लेना है कि जब जेड को 1/3 दे दिया जाएगा तो बचेगा कितना, और उस बचेगा उसी में से आप एक्स और वाई को सेम में एलोकेट कर देंगे। ठीक है। तो 25 भी जो है ना, ये हमारा सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 3 है,
उसमें 2 था पार्टनर्स, इसमें 3। तो 25 का जो ऑप्शन है ये 2 आने वाला है। आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। 28, 28, 1409। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम लॉजिक लगेगा। आप ट्राई करिएगा, नहीं हो तो कमेंट करें, जरूर मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रेटन वुड्स रेजोल्यूशन लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आईएमएफ। हम लोग जानते हैं ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है आईएमएफ वर्ल्ड बैंक को। नाउ आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच आर नॉट ट्रू इन रेस्पेक्ट टू एलएलपी, एलएलपी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्यों 2 होगा? देयर मस्ट बी एटलीस्ट, यहाँ नॉट ट्रू है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, 1 डेजिग्नेटेड पार्टनर, 1 नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 होना चाहिए। ये गलत हो गया। अब ए वाला जो है ना तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है, तो तीसरा चौथा निकल गया। अब डेजिग्नेटेड मेंबर्स डू नॉट हैव द सेम राइट एंड ड्यूटीज एज एनी अदर मेंबर्स। क्या लिखा है? डू नॉट हैव द सेम राइट, जबकि उनके राइट सेम होते हैं। तो आपको मिल गया ए एंड बी। लेकिन आगे भी देख लें, आपका आंसर मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर 2 विल बी आवर आंसर। सी बोलता है देयर इज नो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू हैव एनी नॉन डेजिग्नेटेड मेंबर्स। नहीं, रिक्वायरमेंट होती है। साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, कोई केस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ डी क्या बोलता है? एन एलएलपी में बी एस्टैब्लिश्ड सच एज ऑल द मेंबर्स आर कंसीडर्ड टू बी डिग्नेटेड पार्टनर। ये भी गलत है। ठीक है, ये सही है। हमारा ऑप्शन नंबर जो नॉट ट्रू है ये हमारा हो जाएगा 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आते हैं। एवरेज क्लॉज क्या है? एवरेज क्लॉज इंश्योरेंस में कब लगता है? अंडर इंश्योरेंस के केस में। ठीक है, जैसे 10 लाख का है और आपने 7 लाख का इंश्योरेंस कराया है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एवरेज क्लॉज लगा देगी आप। ठीक है, एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही हैं, इससे अप्लाई करेंगे। नाउ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया इज कैलकुलेटेड रेगुलेटेड बाय कौन? यहाँ है IRDAI। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। तो प्रोबेबिलिटी बेस्ड नॉट पूछा हुआ है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये होता है, क्लस्टर होता है, सिस्टमैटिक होता है, लेकिन जजमेंटल नहीं होता, क्योंकि ये रिसर्चर के दिमाग पे डिपेंड करता है, उसके अपने सोच पे। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आप अपना मैच करा लें कितने आंसर आपके सही हुए, और कुछ इसमें प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे आने वाले क्लास कोर्सेस हैं उसे ज्वाइन करें, सो दैट आपको तैयारी जो है कंप्लीट हो जाए। थैंक यू।